रिग्रेशन में भी देखा था कि इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में आते हैं इक्वल्स टू के वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। हम ये चेक करते हैं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या ये डिपेंड कर रहा है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, या इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ फर्क पड़ रहा है इस x1 पे, इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ओके तो ये हमारी हाइपोथेसिस है यहाँ इस केस में कि x1 इज डिपेंडिंग ऑन x2। अब हमें p वैल्यू दिखी 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -16, और साथ में 3 स्टार, 3 स्टार का मतलब 0.001 मीन्स ऑलमोस्ट जीरो, इतनी छोटी वैल्यू है। तो अगर हमारी p वैल्यू 0.05 से 5% तो है ही नहीं, 5% से भी बहुत छोटी है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। ऑल्टरनेटिव अब यहाँ पे कह रही है कि इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब x2 जो है ये x1 पे डिपेंड, सॉरी x1 जो है वो x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। इसका यही मतलब हुआ ना कि x1 x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, हमने जब टी टेस्ट लगाया था इसी डेटा सेट पे x1 और x2 पे, तो इसने हमें बताया था कि दोनों के मीन्स ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकली सिमिलर हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। तो जब दोनों के स्टैटिस्टिकली मीन्स सिमिलर हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे? नहीं होंगे। लेट अस सपोज मैं कार का मैकेनिक हूं, मुझे कार के बारे में सारी नॉलेज है, साथ ही साथ मेरा एक फ्रेंड है, लेट अस सपोज पुनीत है, और पुनीत को भी कार की पूरी नॉलेज है और मुझे भी कार की पूरी नॉलेज है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं? नो सर। नहीं, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, क्यों सर? क्यों? पूरी नॉलेज हाँ, मेरे को भी पूरी नॉलेज है कार की, और पुनीत भाई को भी पूरी नॉलेज है कार की, तो अब हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, हम दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी। तो जो चीज़ पुनीत को आती है वो मुझे भी आती है, या जो मुझे आती है वो पुनीत को भी आती है, तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो ही नहीं सकते, है ना। तो टी टेस्ट ने हमारे यही तो कहा था कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर मीन्स स्टैटिस्टिकली, देर इज नो डिफरेंस। सो जब डिफरेंस ही नहीं है मीन में स्टैटिस्टिकली, तो वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि अगर पुनीत को कार की सारी नॉलेज है और मुझे टू व्हीलर की सारी नॉलेज है, टू व्हीलर के इंजन की सारी नॉलेज है, और पुनीत को कार के इंजन की सारी नॉलेज है, अब हम दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पोस्ट कर रहे हैं, हम दोनों के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉलेज है, अब हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं कि अगर पुनीत की बाइक खराब होगी तो मैं उसकी बाइक ठीक कर सकता हूँ, मेरी कार खराब होगी तो पुनीत को मेरी कार की नॉलेज है कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना। तो यहाँ पे देखिए एनोवा भी तो हमें यही बता रहा है कि x1 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x2, और टी टेस्ट ने भी हमें यही बताया था कि इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो जब डिफरेंस ही नहीं है तो फिर डिपेंड कैसे हो सकते हैं एक दूसरे पे? तलवीन को भी बिजनेस रिसर्च पूरी आती है और पुनीत को भी पूरी आती है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प इसमें कर ही नहीं सकते, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि तलवीन को बिजनेस एनालिटिक्स पूरी आती है और पुनीत को मार्केटिंग ऑपरेशंस पूरे आते हैं, तो अब एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं कि भैया आप मुझे ये पढ़ाओ, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, है ना। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तभी तो हम एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो यहाँ पे टी ने बताया कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस नहीं है, और इसीलिए हमें एनोवा ने भी सेम आंसर दिया है कि ये x1 जो है वो x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक, अच्छा, इसी को एक काम करते हैं, एम्प्टी कार्स का डेटा सेट है हमारे पास, उस पर अप्लाई करते हैं एनोवा। अप्लाइंग एनोवा ऑन
एम्प्टी कार्स डेटा। एम्प्टी कार्स आपको अगर याद होगा तो मैं आपको उसका वेरिएबल्स दिखा देता हूँ। हेड एम्प्टी कार्स, नाउ सी ये हमारा एम्प्टी कार्स का डेटा है और इसमें हमारे ये वेरिएबल्स हैं, माइलेज, सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, DRAT ये मुझे नहीं पता क्या है, वेट, और क्यू सेकंड है कुछ, VSAM गियर है, और कार्ब है। ठीक, ये कार्बोरेटर बता रहा है। तो अच्छा ये देखिए इतने सारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है तो व्यू ही कर लेता हूँ, सॉरी व्यू का V कैपिटल आएगा, व्यू एम्प्टी कार्स। अच्छा रन तो किया नहीं, ओके। तो ये सारा डेटा सेट हमारे पास आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 एंट्रीज हैं, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 32। टोटल ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे कहेंगे। अच्छा, अब अगर मैं एम्प्टी कार्स में लेटर सपोज मैं यहाँ पे, कहाँ गया मेरा एनोवा, ये रहा। अब यहाँ पे अगर मैं एनोवा अप्लाई करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो माइलेज है वो कार के वेट पे डिपेंड कर रही है, ओके। तो SUMMARY समरी AOV, और अब मैं लिखूंगा एम्प्टी कार्स डॉलर माइलेज टिल्डा एम्प्टी कार्स डॉलर, ओ सॉरी, डॉलर वेट, एंटर। मैंने इसमें एंटर, अच्छा रन करते हैं, ओके। सो हमारा ये रिजल्ट आया है कि क्या एम्प्टी जो हमारी कार्स हैं, कार का जो माइलेज है वो क्या कार के वेट पे डिपेंड करता है। तो उसने ये दिखाया, अगेन पी वैल्यू हमें दिखाई 1.29 ई रेज टू द पावर -10, यानी कि अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, कि डिपेंड नहीं करती। कि डिपेंड नहीं करती, है ना। क्योंकि जब भी हमारी इतनी छोटी वैल्यू आ गई, 0.05 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो इट मीन्स ऑल्टरनेटिव हमारी रिजेक्ट हो गई, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई। नहीं, हाँ सॉरी, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई, और ऑल्टरनेटिव कह रही है हाँ, कि इनके बीच में कोई नहीं करती। हाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए आप, वेट के लिए सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे, तो 2 - 1, और बाकी रेसिड्यूल्स के लिए 30 है क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, रिकॉर्ड्स टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी एम्प्टी कार्स में, देखिए टोटल कितनी है 32, और हमने यहाँ कितने वेरिएबल्स लिए हैं, वेल हाँ जी 2 2, 32 - 30। है ना। तो 32 - 2 30, यानी कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देख के भी बता सकते हैं कि आपका डेटा सेट कितना था, कितना बड़ा है, कितने डेटा पे आपने प्ले किया है ना। जब आपको दिख रहा है कि मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, माइलेज और वेट, और रेसिड्यूल्स का आ रहा है 31, तो सॉरी 30 आ रहा है, तो इट मीन्स 32 हमारे ऑब्जर्वेशन थे। और ऐसे ही अगर आपको देखना है वेरिएबल कितने थे, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही आ रहा है, तो 2 - 1 करके 1 आया है, तो 1 + 1 कर देंगे तो 2 थे, वेरिएबल 2 हैं हमारे। इसमें कोई डाउट तो उसके नहीं है। बाद वो ये सम ये होता है, एसएस होते हैं, एमएसएस होता है, इसका कुछ वो नहीं होता तात्पर्य। इसका तात्पर्य ये है कि, कोई हाँ जी हाँ जी, देखो मैं बताता हूँ इसमें है क्या, कि सम ऑफ स्क्वायर तो आपको पता है कैसे निकालते हैं,
सम ऑफ स्क्वायर्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन, यस सर, आपने बताया था। हाँ है जी, ना? हाँ जी। हाँ, तो ये उसका सम ऑफ स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या है? एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस है कि जब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग गई, हमें सम ऑफ स्क्वायर पता लग गया, तो हमने सम ऑफ स्क्वायर को फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, तो हमें मीन सम स्क्वायर पता लग जाता है। तो 847.7 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर वही आएगा, है ना? ऐसे ही रेसिड्यूल्स के लिए जो था डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 आया था और उनका सम ऑफ स्क्वायर आया था 278.3। तो इसको जब मैं 278.3 को डिवाइड करूंगा 30 से, इसको मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो मीन स्क्वायर आ गया 9.3। नाउ आई विल डिवाइड दिस 847.7 विद 9.3। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ये एफ वैल्यू मिलेगी, और इस एफ वैल्यू से एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एफ चार्ट देखते हैं तो उसमें हमारी एफ वैल्यू, एक वैल्यू होती है उसमें एफ क्रिटिकल। अगर एफ वैल्यू एफ क्रिटिकल से छोटी है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट मानते हैं, और फाइनली हमें फिर उन दोनों से मिलती है पी वैल्यू। तो हमें सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, सारी हेडेक्स बच जाती हैं, और सीधा हमें यहाँ पे हमारा आर हमें पी वैल्यू दिखा देता है। तो पी वैल्यू से हमें सारा रिजल्ट पता लग जाता है। तो ये सारा प्रोसेस तो है। मतलब हमको प्रीवियस डेटा देखना ही नहीं होता, ये बस एक प्रोसेस है 1 बाय 1, है ना? हाँ, ये 1 बाय 1 प्रोसेस है। फाइनली आपने सिर्फ ये पी वैल्यू देखी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे आंसर में, ओके सर, ओके। है ना? तो आप जितनी भी हाइपोथेसिस है, देखो आप, हमने जब भी हाइपोथेसिस डिस्कस करी थी तो हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था कि देयर हैज टू बी सम पैरामीटर जो हमें बताए कि जो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रू है या फॉल्स है, वो एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड है। तो उसके लिए पैरामीटर क्या था? पी वैल्यू थी, है ना? इसीलिए तो हम इनको कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, क्योंकि देयर इज सम पैरामीटर, वो पी वैल्यू है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी कार्स का जो माइलेज है वो वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसे ही कार को किसी और माइलेज को किसी और के साथ देखें, एक मिनट। माइलेज को अगर हमें देखना है तो यही काम करते हैं, कार के वेट का देखें, सिलेंडर्स का। क्या देखा जा सकता है? सर अगर हमको ना टी टेस्ट हम्म, पता है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि एनोवा में हमारा आंसर क्या आएगा, और वाइसा वर्सा। हाँ, देखो, बट फिर भी टी टेस्ट ने तो हमें ये बताया कि ये दोनों सिग्निफिकेंट, इनमें डिफरेंस है कि नहीं है, ये दोनों सिमिलर डेटा है कि नहीं है ना? हाँ जी। एनोवा में हम मॉडलिंग कर रहे हैं, और मॉडलिंग में हम ये देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी, क्या एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है? तो पहली बात तो ये है कि जैसे टी टेस्ट ने बताया कि दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है, जब डिफरेंस होगा तभी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी। इतना तो हमें टी टेस्ट के थ्रू पता लग गया कि एनोवा में भी हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है ना? बट वो जो, ठीक है, लेट अस सपोज कि दोनों में डिफरेंस है, टी टेस्ट ने हमें बताया कि दो वेरिएबल्स में डिफरेंस है, दोनों स्टैटिस्टिकली सिमिलर नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हैं, दोनों की नॉलेज अलग अलग है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे पे अब डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो एनोवा में हमें टी टेस्ट से ही इतना पता लग गया कि जब हम एनोवा अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं। बट मॉडलिंग हमें ये बताएगी क्या वो जो डिपेंड हो रहे हैं एक दूसरे पे, क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या वो डिपेंडेंसी भी सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? क्या मैं 100% रिलाय हो सकता हूँ दूसरे पे? मेरे को, एनोवा बताता है कि अगर हाँ, डिपेंडेंसी है भी तो मतलब कैसी है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हाँ, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि तो पुनीत को कार की नॉलेज है, मुझे बाइक की नॉलेज है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, बट मुझे बाइक के इंजन की नॉलेज जो है आधी अधूरी है, तो क्या पुनीत मुझ पे डिपेंड हो सकता है? अब ये तो देखना पड़ेगा कि मुझे कितनी नॉलेज है, मेरा पुराना डेटा क्या है। पुनीत मेरे पास 10 बार अपनी बाइक लाया था या 100 बार अपनी बाइक लाया था, और मैंने कितनी बार उसकी बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? अगर मैंने 100 बारी में से सिर्फ
80% या 85% बार उसकी कार बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो उसका मतलब पुनीत मुझ पे 100% डिपेंड नहीं करेगा। पुनीत को 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए कि अगर मैं 100 बार बाइक लाया है पुनीत, तो कम से कम 95 बार तो मैं ठीक कर दूं, है ना? सर यही चीज एग्जाम्पल के थ्रू बताना, एम्प्टी कार्स वाले एग्जाम्पल के थ्रू, कि सपोज आपने टी टेस्ट नहीं लगाया, अनोवा लगाया सीधा, और इसमें आ गया कि डिपेंडेंट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो वो कैसे पता चल रहा है आपको कि सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट है या नहीं? वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, फिर फाइनली हमें आंसर कौन देगा? पी वैल्यू, पी वैल्यू। है ना? पी वैल्यू अभी दिखा रही है कि देयर इज नो डिपेंडेंसी। एक मिनट, मैं इसमें दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जरा। माइलेज के लिए एक मिनट में हॉर्स पावर के साथ जरा देखूं, हॉर्स पावर का माइलेज पे हॉर्स पावर का कुछ फर्क पड़ता है क्या? ठीक, एचपी। और अब इसको अगर रन करें, वन पॉइंट नहीं, अभी भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। माइलेज पे हॉर्स पावर का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक, हो सकता है ये डेटा सेट हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा ना कर रहा हो, इसीलिए मैं एक नया डेटा सेट लेता हूँ, और वो डेटा सेट है मेरे पास now see I have this data set e-commerce. अरे आजा भाई, ये रहा। ये देखो ई कॉमर्स का डेटा सेट है, और इसमें कौन कौन सी फील्ड हैं? ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपिंग डेट, हाँ शिपिंग, हाँ। जस्ट अ मिनट। हेलो हाँ हेलो तलवीन। हेलो। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे लगा आप कहीं और बात कर रही हैं। अच्छा, तो देखो, नहीं नहीं सर। हाँ यहाँ पे देखो, इस ई कॉमर्स डेटा में हमारे कौन कौन सी फील्ड्स हैं? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, एजिंग, शिप मोड किस तरीके से गया, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी सेल्स कितनी हुई, क्वांटिटी कितनी, डिस्काउंट कितना मिला, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रायोरिटी क्या थी, प्रायोरिटी उसकी मीडियम थी, क्रिटिकल थी, हाई थी, कस्टमर की आईडी क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, सेगमेंट क्या है, सिटी क्या है, उसकी कंट्री कौन सी है, रीजन कौन सा है। तो इतने सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब जरा डेटा को देखें कि डेटा कितना बड़ा है। नाउ इफ आई ड्रैग इट डाउन, नाउ सी 51,291 रिकॉर्ड्स हैं, दिख रहा है? 51,291 रिकॉर्ड्स। अब इतने बड़े डेटाबेस पे लेटर सपोज हम ये कह सकते हैं कि ये डेटाबेस आपका एक दिन का है अमेजन का, और जबकि बहुत छोटा बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा डेटाबेस होगा उनका। एक दिन का इतना डेटा है हमारा। अब आपको इस पे ये एनालिसिस करनी है कि क्या आपने जो आज डिस्काउंट दिया है, आज आपने जो डिस्काउंट दिया है प्रोडक्ट्स पे, क्या उसकी सेल्स पे कुछ फर्क पड़ा है डिस्काउंट से? ओके, अगर मैं टॉप में आऊं तो आपको वेरिएबल दिख रहा है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, सब दिख रहा है ना? है कि नहीं? हेलो, सर दिख रहा है। यस सर। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो मुझे अभी चेक करना है। अभी मैं कैसे चेक करूंगा? मैं इसको आर पे जाता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये डेटा सेट है मेरा, अनुज आर इस फोल्डर पे, तो मुझे एक वर्किंग डायरेक्टरी तो अपनी बनानी पड़ेगी। वर्किंग डायरेक्टरी हम कैसे बनाते हैं? एनीवन? एनीवन वुड लाइक टू आंसर हाउ टू क्रिएट अ वर्किंग डायरेक्टरी? अभी तो देखो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट जो होगी वो ले रखी है, यहाँ पे देखिए। तो वर्किंग डायरेक्टरी हम कैसे बनाते हैं ताकि हम इजीली अपना डेटा सेट उठा सकें, या कुछ भी हम सेव करें तो वहीं सेव हो जाए? तो पहले हम एक
फोल्डर बनाते हैं फोल्डर बना हुआ है, प्रॉपर्टी अनुजार के नाम से बना हुआ है डेस्कटॉप में। सेट करोगे पहले वर्किंग डायरेक्टरी, फिर हाँ, तो क्या क्या कमांड थी? पाथ पेस्ट करते थे हम, हाँ प्रॉपर्टीज में जाके सेट करते थे, फॉरवर्ड स्लैश एडिट करते थे, हाँ, पर उसकी कमांड क्या थी जाती स्टार्टिंग? थी। फंक्शन क्या था? वो था सर